हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में 16 क्वेश्चन का हल कराया था, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 16 के आगे का क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो आपको दिखा दूं, मैंने ये सभी क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, मैंने ये सभी क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का हल कराया है, ठीक है। पहली वीडियो आप देख सकते हैं, पार्ट 1 सेट चौथा का, ठीक है। तो आज की जो वीडियो में बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरुआत होगा, ठीक है, खंड द से। तो खंड द का पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 10⁻⁻10 मीटर की एक्स किरणों, 55 मीटर तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंग एवं 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए, विस्थापन धारा ये पहले ही सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, सेट पहला 346 एफएस में खंड द का, ठीक है, ख नंबर क्वेश्चन ये पूछा था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा था विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था, विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और देखिए, ये पहले सेट में जो पहले पेपर में पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए। सार्थकता का मतलब, ये सार्थक क्यों है, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आप यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले विस्थापन धारा की परिभाषा लिख लेंगे। विस्थापन धारा समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। जो विस्थापन धारा होती है, वह अगर लगातार विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता रहता है तो इसी के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी कारण इसे विस्थापन अथवा मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे सार्थकता, इसकी सार्थकता ऐसा क्या थी, ये काम क्या था इसका, तो याद रखिए। देखिए, विस्थापन धारा का प्रयोग करते हुए मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम का संशोधित रूप प्रस्तुत किया, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है, विस्थापन धारा का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि एम्पियर का जो नियम था, एम्पियर के नियम में गलती थी, तो उसको मैक्सवेल ने सुधारा, ठीक है। विस्थापन धारा की सहायता से मैक्सवेल ने सुधारा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे साफ एकदम पढ़ सकते हैं, विस्थापन धारा का प्रयोग करते हुए मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम का संशोधित रूप प्रस्तुत किया, ठीक। मतलब एम्पियर के नियम को सुधारा, और जिसे एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम कहा जाता है, ठीक है। एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित मतलब शुद्ध किया गया नियम कहा जाता है। यह नियम को निम्नलिखित लिखा जा सकता है निम्न रूप में। तो आप देख सकते हैं, वेक्टर बीडीएल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ठीक है। म्यू नॉट से गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा म्यू नॉट आई सी, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई डी। तो देखिए, बीडीएल यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बात आप लोग समझिए, आई डी, ठीक है। आई डी जो विस्थापन धारा, यहाँ पे आप समझेंगे तो इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन टी, ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी। तो आई डी की जगह देख लीजिए म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट, ये आई डी की जगह इतना पूरा रख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको लिखना है, इसके अलावा भी आपको 2 लाइन लिखना पड़ेगा। तो अभी ने जो फार्मूला आपने देखा, अभी वही को आप लिखेंगे जहां आईसी धारा में प्रवाहित होने वाली वास्तविक चालन धारा है, ठीक है। वास्तविक चालन धारा जो है आईसी है, जबकि आईडी आभासी धारा है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर इतना ही था। अब आप लोग देखिए, क्वेश्चन में और भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, साथ में न्यूमेरिकल भी पूछा है, ठीक है दोस्तों। 10⁻⁻10 मीटर तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों, 55 मीटर तरंगदैर्घ्य की, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग आंसर देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल पूछा था, लेकिन यहाँ पे इसने एकदम साफ पूछा कि कौन सी भौतिक राशि समान होगी। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये
प्रकाश की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्रकाश की चाल होगी, ठीक है, जो प्रकाश की चाल होगी यही वो भौतिक राशि है जो तीनों के लिए समान होगी, ठीक है। किसके लिए? तो देखिए, एक्स किरण के लिए, रेडियो तरंग के लिए और प्रकाश तरंगों के लिए जो प्रकाश की चाल होगी वही समान होगी, ठीक है दोस्तों। तो किसके किसके लिए? एक्स किरणों और रेडियो और प्रकाश की तरंग के लिए ये जो प्रकाश की चाल होगी वो समान होगी। तो इसका आंसर यही था, ठीक है। तो आपने विस्थापन द्वारा उधर से समझ लिया और यहाँ पे आप केवल इतना लिखेंगे, इन तीनों किरणों की चाल 3 × 10⁻⁻60 मीटर प्रति सेकंड समान होगी दोनों तीनों के लिए, ठीक दोस्तों। अब अगला आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक में अंतर लिखिए। उत्तर के समर्थक में उदाहरण भी दीजिए, ठीक है, उदाहरण भी साथ में लिखना है। तो इसका भी आप लोग आंसर देखें, ये बहुत आसान है, तो इसको आप लोग देखेंगे। ये आप देख सकते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या, अर्थात हम कह सकते हैं परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ पे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखिए क्लोरीन जो है ये क्लोरीन है और ये नीचे वाला जो लिखा होता है परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये परमाणु क्रमांक देखिए दोनों का सेम है लेकिन ऊपर वाली संख्या है अलग अलग। तो नीचे जो संख्याएं लिखी जाती है उसे परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं और ऊपर जो लिखा जाता है उसे द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वे सभी तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये देखिए हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम का है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी समझ सकते हैं। फिर संभारिक क्या होता है? तो संभारिक आप समझेंगे विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न हो, मतलब इसका उल्टा, समस्थानिक का उल्टा आप लिख देंगे, जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहलाते हैं, ठीक। अब आपको अंतर दोनों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 1 और ये 2 है, ठीक है, जबकि यहाँ पे दोनों चीज़ें समान थी, ठीक है, दोनों क्या थे? समान थे। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक समान थे लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान संख्याएं समान, तो जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं वो संभारिक कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला देखिए, सब न्यूट्रॉनिक भी पूछा था। तो सब न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे, देखिए ऊपर वाली संख्या को द्रव्यमान संख्या, नीचे वाली संख्या को प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन आ गया, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे इसकी जो प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, ठीक है। इसमें से इसको घटाइए, 2 आएगा, यहाँ से इसको भी घटाएंगे, 2 आएगा, ठीक। उसके बाद 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा और 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। तो आप लोग इसको याद रखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हर साल पूछता है, जैसे इस बार पूछा गया था। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए। किसी वैद्युत द्विध्रुव के +20 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है ये समझ लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो 2 बराबर, ठीक है, जो 2 बराबर परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा।
तो आप लोग आंसर क्या लिखेंगे, देखिए वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो दो बराबर परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसके बीच की अल्प दूरी होती है, ठीक है, जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ पे जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि ये अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो दो बराबर परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, ठीक है, और जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। आवेश जो होंगे अल्प दूरी, इसको नहीं लिखना तो ना लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा था, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, चाहे इसमें जो भी आवेश ले लें, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की, अब यहाँ पे आप लोग एक फार्मूला समझेंगे, फार्मूला देखेंगे, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश के, अब यहाँ पे फार्मूला चाहे Q लिख लें, ठीक है, तो देखिए किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की, देखिए बीच की दूरी अल्प दूरी क्या है 2L, तो 2L, ठीक है, अल्प दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर जो फार्मूला होगा Q इंटू 2L होगा, क्या होगा फार्मूला, P बराबर Q इंटू 2L। तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, तो आप एकदम याद रखेंगे, छोटी सी परिभाषा। अब क्वेश्चन में और भी पूछा था, देखिए क्या पूछा क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव में प्लस 20 माइक्रो कूलाम तथा माइनस 20 माइक्रो कूलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी से विभेदित है। मतलब ये वाली जो दूरी दी है, ठीक है, आवेश मतलब Q1 और Q2 का मान दिया है 20 ही, लेकिन जो ये बोल रहा है 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित, तो मतलब ये बीच की दूरी इसकी दी है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूरी पर स्थित किसी अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो आप लोग ये देख सकते हैं इसका हल कि Q1 का मान दिया था 20 माइक्रो कूलम, और माइक्रो को जब हटाते हैं 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10⁻⁻6 से गुणा कर दिए गए, और Q2 का मान भी सेम है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा गुणे 10⁻⁻6। अल्प दूरी दिया था 1 सेंटीमीटर, और जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 से गुणा किया जाएगा, ठीक है, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 से गुणा किया जाएगा। उसके बाद दूरी भी दे रखा था r बराबर 1 मीटर, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे हमें P का मान इतने में दिया होता तो हम सीधा फार्मूला अच्छी स्थिति का लगा देते, ये वाला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। लेकिन अगर आप देखें क्वेश्चन में तो P का मान नहीं दिया, P का मान नहीं दिया, तो फार्मूला होता है P बराबर 2L इंटू क्यू। क्या होता है 2L इंटू क्यू, तो देखिए अल्प दूरी 2L का मान दिया है 1 गुणे 10⁻², 2L का मान देखिए 1 गुणे 10⁻², क्यू का मान 20, ठीक है, 20 गुणे 10⁻6, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर 20 से करना 20 और 6 2 8, ठीक। अब देखिए 20 को हम लिख सकते हैं, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10, 2 दाम 20, तो देखिए इसकी घात 1 और यहाँ पे -8, तो 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। तो P का मान आ गया 2 गुणे 10⁻⁷ कूलम मीटर, ठीक। अब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा था, तो फार्मूला ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमेशा याद रखिए 9 गुणे 10⁹ होता है, ठीक है। एप्सिलॉन यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। 2P का मान आप देख सकते हैं, ये अभी निकाले 2 गुणे 10⁻⁷, और R का मान अगर आप देखें तो 1 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब। तो देखिए यहाँ से गुणा करेंगे 9 दूनी 18 त्रिक
9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, अब देखिए 9 में से 7 जाएगा 10 की घात 2। ठीक, तो आप एक आंसर ये लिख सकते हैं। दूसरा आप दशमलव को खसका सकते हैं, तो यहाँ पे एक अंक ले जाएंगे तो एक घात बढ़ जाएगी। ठीक है, दशमलव को बाईं ओर ले जाने पर घात प्लस में होती है और दाईं ओर ले जाने पर घात माइनस में, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, तो इसका हल भी देख लिए आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। ठीक, इसका अगला क्वेश्चन क्या है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर। उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, तो देखिए चलिए किसी सेल का विद्युत वाहक बल देखते हैं, ये होता क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसकी परिभाषा। देखिए यहाँ से आप लोग एक बात समझेंगे कि जब बटे में कोई एक ही चीज़ लिखा हो। ठीक है, जब बटे में कोई एक ही चीज़ लिखा हो तो उससे पहले हम एकांक शब्द लगा देते हैं। ठीक है, तो एकांक आवेश को, ठीक है, एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में किया गया कार्य। अगर कोई परिपथ है और उसमें सेल भी है तो सेल के अंदर से पूरा बाहर तक प्रवाहित करने में जितना कार्य किया जाता है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो लिखते क्या है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक, आप इसको आराम से याद कर लेंगे। एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। फार्मूला E बराबर W/Q, जहाँ W कार्य है, Q आवेश है। ठीक है, जब अगर आपको विद्युत वाहक बल समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे सेल को हटा देंगे और बाह्य जोड़ देंगे तो टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सेल द्वारा एकांक आवेश को, यहाँ भी सेम था एकांक आवेश को। ठीक है, बाह्य परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर कोई तार खींचा हुआ तो दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक है, प्रवाहित करने में जितना कार्य किया जाता है उन बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बोला था तो क्वेश्चन आप लोग समझेंगे। देखिए 2.0 वोल्ट विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल का मान दिया 3.9 बाह्य प्रतिरोध मतलब कैपिटल R का मान यहाँ पे दे रखा है। परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान दे रखा है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान पूछा है। तो चलिए इसका भी आप लोग आंसर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था विद्युत वाहक बल जो दिया है वो दिया है 2 वोल्ट। ठीक, 2.0 तो 0 का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, तो 2 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R का मान दिया 3.9। ठीक है, 3.9 और विद्युत धारा I का मान दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो फार्मूला होता है I बराबर E/, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, जैसे I बराबर V/R होता है वैसे ही I बराबर E/ कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब यहाँ पे I का मान 0.5 है, उसके बाद कैपिटल R का मान 3.9 है, उसके बाद R वैसे ही इसी का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसको टोटल गुणा में है तो इसको हम इधर भेज देते हैं और इसको इधर पक्षांतर। ठीक है, इसका टोटल गुणा इधर, इसका इधर। तो देखिए ये 3.9 प्लस R वैसे ही लिखा है बराबर। देखिए यहाँ पे 2 लिखा था बटे 0.5, जब दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे और 5 चौक 20। ठीक है दोस्तों, तो 5 चौक 20 आ जाएगा। तो देखिए R बराबर, ठीक, 4, ये 4 माइनस ये इधर आएगा माइनस में तो 3.9। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो आएगा 0.1 ओम। ठीक है, क्या आएगा 0.1 ओम। तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का ये सबसे लंबा सवाल होने वाला है। ठीक है, सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको आप लोग समझेंगे।
दो पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए, मतलब निगमन कीजिए। यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग समझेंगे। ठीक, कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो संपर्क में लेंस बनाना है, तो ये एक L1 और दूसरा L2, ये बन गया उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना दो उत्तल लेंस L1 व L2 है, L1 व L2 है, जिनकी मुख्य अक्ष, ठीक है, दोनों की मुख्य अक्ष एक ही है, दोनों की मुख्य अक्ष एक ही है तथा फोकस दूरियां पहले की F1 और दूसरे की F2 है, फोकस दूरी F1 और F2 है। ठीक, इसके मूल बिंदु O से, ठीक है, इसके बिंदु वस्तु O से, ठीक है, O से पहले लेंस, ठीक है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा से समझेंगे कि एक बिंदु वस्तु O पहले लेंस के लिए, ठीक है, पहले लेंस से U दूरी पर रखा है। देखिए पहला लेंस है, इससे ये U दूरी पर रखा है, ठीक है, U दूरी पर रखा है। यदि लेंस L2 ना होता, ये लेंस अगर ना होता तो इसका प्रतिबिंब सीधा I' पर बनता। ठीक है, तो L2 होने की वजह से इसका प्रतिबिंब इधर आ गया। तो आप लोग समझेंगे यहाँ पे लेंस के सूत्र से। ठीक है, लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र जो होता है 1/F1 बराबर 1/V माइनस 1/U होता है। ठीक, तो 1/F1 V' क्यों, तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब इसके कारण क्या बनना चाहिए, V'। ठीक है, और वस्तु की दूरी U, तो U। समीकरण 1। अब पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। दूसरा लेंस इसका प्रतिबिंब I पर बनाता है। ठीक है, दूसरा लेंस इसका प्रतिबिंब I पर बनाएगा, जिसकी L2 से दूरी V हो। ठीक है, जिसकी L2 से दूरी V हो तथा लेंस के सूत्र से, ठीक है, लेंस का सूत्र क्या है, तो लेंस का सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है। तो यहाँ पे 1/F2, ठीक है, दूसरे लेंस के लिए, और 1/V प्रतिबिंब V दूरी पर बन रहा है। और ये देखिए यह जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ये भी माइनस में, ये भी किस में होगी, माइनस में, तो ये भी ही याद रखिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, देखिए 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है, बराबर 1/V' माइनस 1/U, उसके बाद 1/V और माइनस 1/V', 1/V' से V' कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे जो बचा तो देखिए 1/F1 बराबर 1/F2 बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक, जब ये आ गया तो इसकी हमें तुलना करना है। तो तुलना करने के लिए यहाँ पे समझेंगे, यदि लेंस के दोनों स्थान पर एक ही लेंस प्रयोग किया जाए जो U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बनाए। ठीक है, यदि लेंस दोनों स्थान पर एक ही लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एक ही लेंस का अगर प्रयोग किया जाएगा, ठीक, तो U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बनाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो समीकरण 3 और 4, ठीक है, समीकरण 3 और 4 से अगर देखेंगे तो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक या तो इसी को आंसर लिख सकते हैं या तो आप ये। ठीक है, तो दोस्तों आज देखिए यहाँ पे ये वीडियो बस समाप्ति होने वाली है। यदि एक अवतल लेंस तथा दूसरा उत्तल हो तो उसके लिए फोकस दूरी का ये फार्मूला होगा। ठीक, मैंने ये लिख रखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे इसके अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।